वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 36 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई को आधी कर दी जाए तो हम तिर्यक ऊंचाई को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई को आधी करेंगे यानी L को हम लोग कितना कर देंगे, आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और शंकु और त्रिज्या को दोगुना करेंगे तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 का दोगुना 2 हो जाएगा। तब इस दोनों शंकु में, ये शंकु और ये शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा ये निकालना था। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का पाई रहने देते हैं, यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया 1 और एल के बदले में 2 दिया गया है, अनुपात पाई। यहाँ पे रेडियस कितना है 2 और एल के बदले में कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो इस दोनों का अनुपात निकालना था। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1:1 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। समान ऊंचाई के 2 शंकुओं की त्रिज्या 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी जो रेडियस का अनुपात है, पहला का रेडियस और दूसरा का रेडियस का जो अनुपात है 1:2 है, और ऊंचाई समान है यानी समान ऊंचाई बोला जा रहा है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, यानी पहला वाला का त्रिज्या r1² h1 मान लेते हैं, अनुपात दूसरा वाला का त्रिज्या 1/3 पाई r2², और दोनों का ऊंचाई समान है। अगर इसका ऊंचाई h1 है तो इसका भी ऊंचाई h1 ही हो जाएगा, दोनों का ऊंचाई तो समान है। तो यहाँ से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर, यानी r1 अनुपात r2 1:2 है, तो यानी r1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और r2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी उसके जो आयतन का अनुपात आएगा 1:4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास जो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², और इसका अगर हम आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पाई के बदले में 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस 12 × 12/2, यानी 2 से 1 कितना बार में, 6 बार में। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया वो पाई का मान पाई ही रहने दिया, तो हम इसको 22/7 नहीं लेकर पाई का मान पाई ही रहने देते, क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई का मान पाई ही है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 × 6 यानी 72 पाई, यानी इसका जो आंसर होगा 72 पाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 में क्या है, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। अगर बेलन का आयतन पूछता तब पाई r²h होता है, लेकिन शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r²/2 यानी हाफ पाई r², यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम 2 से भाग दे देंगे, तो यानी हाफ पाई r² अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो व्यास जब 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², यानी पाई के बदले में 22/7, और r के बदले में कितना दिया गया 7 × 7, r² करेंगे तो 7 × 7 यानी 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 × 7 यानी 154, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3a² + 3ab², यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। a + 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a² + 2, a के बदले में a और b के बदले में 1/2, और प्लस b² बोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a² + 2 × a × 1/2 गुने, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 4 और 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अनुपात और समानुपात चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो मध्य अनुपात होता है, मध्यानुपात, वो क्या होता है √√ab, यानी √√a
ए के बदले में 4 है और बी के बदले में 9, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 गुने 3 6 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़ा की ब्याज, यानी जो दर होता है ब्याज की दर, वो दर क्या होता है, 100 रुपया में 1 साल पर मिलने वाला जो ब्याज होता है उसी को हम लोग दर बोलते हैं। तो 100 रुपया में अगर 5 रुपया ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 5%। और मूलधन यानी प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया गया है, 500 रुपया दिया गया है। और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और जो टाइम जो दिया गया टाइम वो कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, 2 ईयर। तो अगर 2 ईयर का CI निकालना हो A% की दर से, तब उस पहले हम क्या करेंगे, इफेक्टिव फार्मूला लगा लेंगे। और इफेक्टिव निकालेंगे तो A प्लस A गुना A/100, ये इफेक्टिव पहले निकालेंगे इफेक्टिव दर, और इफेक्टिव दर जो निकलेगा वही ब्याज डायरेक्ट आ जाएगा। तो 5% की दर से 2 ईयर का जो ब्याज निकालेंगे तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 गुने 5/100, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, और ये 25/100 यानी 0.25, यानी 10.25% आ गया। अगर हम 500 का 10.25% निकालेंगे तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। अगर हम लोग 500 का 10.25% निकालेंगे तो डायरेक्ट CI आ जाएगा। तो यहाँ 00 से 00 कटेगा। और अगर हम ये 5 को 10.25 यानी 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 एक बच जाएगा, और 5 को 10 से गुना 50 प्लस 1 51, यानी 51.25, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला से इफेक्टिव रेट निकाल के जो इफेक्टिव दर आएगा वही उसका डायरेक्ट CI आ जाएगा। उतना % अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट CI आ जाएगा। नहीं तो CI में हम लोग फार्मूला पढ़े अमाउंट बराबर P × 1 + R/100, यानी इससे इस फार्मूला से अमाउंट आएगा, उसके बाद फिर घटाना पड़ेगा, और इस फार्मूला से डायरेक्ट CI आ जाएगा। ये सवाल हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत में 2 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो ये सवाल हम लोग हार्ड क्वेश्चन सीरीज में पढ़ चुके हैं, वहाँ इस सवाल का बेसिक मिल जाएगा। यहाँ हम लोग इस सवाल को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो बता देते हैं। जैसे 15 पारी में अगर 76 रन बनाता है तो औसत में 2 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा होगा, 15 दूना 30 रन बढ़ा होगा, ओवरऑल 30 रन बढ़ा होगा। और उसका रन कितना होता है, 76 होता है, तो इसका मतलब उसका जो औसत होगा वो 46 होगा। तभी तो औसत में ओवरऑल 2 बढ़ता है, यानी 15 दूना 30 बढ़ा। अगर उसका औसत 46 था, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हर एक ओवर में 46 रन बना रहा था। 15वीं पारी में वो जितना रन बनाया उससे 2 औसत बढ़ा, यानी 30 रन बढ़ा, तो 76 रन बन गए। इसका मतलब पहले उसका औसत क्या था, 46 था। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत 2 बढ़ गया था, यानी 46 + 2 48 इसका औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर यही पूछता 15वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था, तब इसका 46 डायरेक्ट आंसर हो जाता। और इस सवाल का अगर बेसिक पढ़ना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हार्ड क्वेश्चन सीरीज में इसका बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को आते हैं। इसमें बोला 500 रुपये का 50% का एकल बट्टा तथा उसी राशि पे 2 क्रमिक बट्टा 36% और 4% के बीच का अंतर क्या होगा। यानी अगर 500 रुपया पर 50% का अगर कोई बट्टा मिल रहा है तो इसका मतलब 250 रुपया छूट मिल रहा है। लेकिन यही 500 रुपया पर एक 36% और एक 4% का छूट मिलता है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा। हम लोग इफेक्टिव निकाले, यानी 36, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको। जैसे एक छूट हमारा 50% का है और दूसरा छूट हमारा 36% और 4% का कंबाइन रूप से है, तो ये दोनों छूट का एक छूट क्या होता है, A + B - AB/100। 2 छूट का एक छूट क्या होता है, A + B - AB/100, यानी 36 + 40 36 + 4 -36 × 4/100, यानी 36 × 4 = 40 -6 × 4 = 24 1.44, यानी ये हो जाएगा 38.56 छूट। तो इस दोनों के छूट का अंतर कितना आया परसेंटेज में,
अगर हम घटाएंगे तो 11.44% आ गया, इस दोनों का एक छूट 11.44% आ गया अंतर दोनों का। तो अगर 500 रुपये पर है ना, तो 500 रुपये का 11.44 कितना हो जाएगा, 11.44% निकालेंगे। अगर परसेंटेज वाले में डबल जीरो आया, फिर इस डबल जीरो को हटाएंगे तो फिर डबल जीरो आ जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये जीरो से जीरो कट गया, 5 से कितना बार में, 20 बार में, और 5 से 20 बार में कट गया। और फिर ये 2 से इसको 10 बार में काट देते हैं, और 2 से कितना बार में कटेगा, 2 पंचे 10, 572 बार में। और ये जीरो होने के कारण ये 57.2 हो जाएगा, यानी इसका जो छूट होगा, दोनों के छूट में अंतर जो होगा वो 57.20 का होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50% का एक छूट मिल रहा है और दूसरा छूट मेरा 36% और 4% का मिला था। तो इस दोनों छूट का एकल छूट क्या हो जाएगा, 38.56। तो दोनों के छूट में परसेंटेज में कितना का अंतर आ रहा है, 11.44 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 500 का अगर हम 11.44% निकालेंगे तो दोनों के छूट का अंतर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें √7 + √5 बाय √7 माइनस √5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको परमेकरण करेंगे। और परमेकरण हम लोग कैसे करते हैं, ये जो नीचे का जो साइन रहता है उस साइन को बदल देते हैं, यानी √7 + √5 ऊपर आ जाएगा बाय √7 + √5। अब क्या होगा, ये a + b इंटू a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab, a के बदले में √7 और b के बदले में √5। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 2ab बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। ऊपर क्या बचेगा, 12 + 2 √35। नीचे क्या बचेगा, 7 में 5 गया 2। अगर हम ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 + √35 बट्टा 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या इसका जो आंसर आएगा 6 + √35, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 3 गुना है, और संख्या में अगर हम 45 जोड़ते हैं तब संख्या के अंक परस्पर पलट जाते हैं। तो संख्या क्या है, तो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे, अगर संख्या पूछें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। इसमें ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। तो 2 अंकों की एक संख्या अगर हम 72 लेते हैं तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 × 2 = 9। क्या 9 का 3 गुना हो रहा है, 9 का 8 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 32 लेते हैं तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 × 2 = 5। क्या 5 का 3 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लोग 27 लेते हैं तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9। क्या 9 का 3 गुना हो रहा है, तो हो रहे हैं, तो अभी तक एक ऑप्शन मिला। अगर हम 23 लेते हैं तो 23 में अंकों का योग कितना है, 5। क्या 5 का 3 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बाय द वे 2 ऑप्शन मिलता तो हम दूसरा स्टेटमेंट को, यानी संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के स्थान परस्पर पलट जाते हैं, तब हम ये स्टेटमेंट को देखते हैं। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन मिला है तो हम ये स्टेटमेंट को नहीं भी देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे देख लेंगे, अगर हम 27 में 45 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 4 × 2 = 6, एक साथ पलट गया। अंकों का योग 27 से 72 हो गया, यानी अंक पलट गया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर के मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो अनुपात में हम लोग पढ़े थे, अगर टोटल मिश्रण दिया जाए तो दूध और पानी को हम लोग सबसे पहले अलग कर देंगे। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 7:2 है। अनुपात में टोटल कितना मिश्रण हो रहा है, 9 लीटर मिश्रण हो रहा है, और वास्तव में टोटल मिश्रण 729 का है। तो यानी यही 9 का वैल्यू 729, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81। तो ये 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 567, और ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162। तो हम मिल्क और वाटर को अलग अलग लिख लेंगे, 567 मिल्क और 162 वाटर। अब क्या चीज़ बोला, उसमें कितना पानी उसमें और मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि x लीटर वाटर और मिला दिए, यानी x लीटर पानी और मिला दिए, तब जो अनुपात आया वो क्या आ गया, 7:3 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 7 से कितना बार में कटेगा, 81 बार में, और 81 से ये 3 गुना करेंगे तो 3, 243 बार में, यानी 162 + x। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा,
1 और 81, x बराबर क्या आ गया 81 मिलीलीटर। इसका मतलब हम लोग 81 मिलीलीटर पानी मिलाए थे। अब नेक्स्ट सवाल क्या होता है, अगर इसको शॉर्टकट बनाना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। ये तो बेसिक हुआ, अगर हम इसको शॉर्टकट बनाना रहेगा तब कैसे बनाएंगे। जैसे मिल्क और वाटर का जो अनुपात था पहले 7:2 था, बाद में जब हम कुछ पानी मिलाए तब ये जो अनुपात आया 7:3 आया। हम पानी मिलाए तो मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, तो वैसे भी यहाँ पे मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी में कितना का परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, तो हमें 1 का वैल्यू निकालना है। जब टोटल 729 लीटर मिश्रण है, यानी 7 दूनी 9 का वैल्यू 729 है, तो हमें 1 का वैल्यू निकालना है। क्योंकि हम अनुपात में 1 लीटर पानी निकाले, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी इस तरीक़ा से हम लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर 81 निकाल सकते थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, x का 10% y के 20% के बराबर है, यानी x का 10% जो है वो किसके बराबर हो, y के 20% के बराबर है। तो दोनों बगल से परसेंटेज हट जाएगा और ये 10 से ये 2 बार में कटेगा, तो जो x/y आया वो कितना गया 2/1। नीचे 1 से हम भाग दे सकते हैं, तो यानी x अनुपात जो y आया वो 2:1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नमिता और सुशीला जामुन चुन रही है। नमिता प्रत्येक मिनट सी चुनती है और सुशीला प्रत्येक मिनट डी चुनती है। 10 मिनट में वो एक साथ मिलकर एफ चुनती है। तो अगर नमिता 1 मिनट में सी चुनती है तो 10 मिनट में 10 सी चुन लेगी, ये कौन है नमिता। और सुशीला अगर 1 मिनट में डी चुनती है तो 10 मिनट में 10 डी जामुन चुन लेगी। तो दोनों मिलकर 10 मिनट में इतना जामुन चुनेगी। और क्या चीज़ बोल रहा है, दोनों मिलकर एक साथ एफ़ जामुन चुनती है 10 मिनट में, यानी ये जो जामुन होगा किसके बराबर हो जाएगा, एफ़ जामुन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया है, सी डी एफ को जोड़ने वाले सूत्र को ज्ञात कीजिए, यानी 10 सी प्लस 10 डी बराबर एफ। ऑप्शन नंबर ए सूत्र इसका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक काइनेटिक होंडा का अंकित मूल्य 33,600 रुपया। फुटकर विक्रेता होली के अवसर पर 16% छूट प्रस्ताव करता है, तो ग्राहक को बाइक का कितना कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी 33,600 में अगर उसको 16% का छूट देता है तो इसका मतलब वो 84% में खरीदेगा। 84% में खरीदेगा, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 336 × 84। अगर हम इकाई स्थान देखें तो इकाई स्थान पे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, इस दोनों गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 24 यानी 4 आएगा इकाई स्थान पे। और इकाई स्थान पे 4 एक ही ऑप्शन में सी में दिया गया है, बाकी 3 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हमें यहाँ गुना नहीं करना था, क्योंकि इकाई स्थान पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है। इकाई अंक जब इकाई अंक से एक ही ऑप्शन मिला है तो वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक माचिस बॉक्स की माप 4 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर × 10.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 बॉक्सों को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम एक पैकेट को रखेंगे, एक बॉक्स को, तो एक बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, एक बॉक्स का आयतन, यानी बॉक्स का आयतन क्या होता है, घनाभ के आकार का, तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। लंबाई कितने 4 और चौड़ाई कितने 2.5 और ऊंचाई कितने 1.5। तो ये 25 चौका 100, 100 हो जाएगा, यानी 1500 और 2 जीरो आएगा तो यानी 15, यानी एक बॉक्स का आयतन कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बॉक्स रखना है, 10 बॉक्स रखना है। तो 10 बॉक्स का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा 15 × 10 यानी 150, 15 × 10 यानी 150 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक वस्त्र व्यवसायी के पास 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई वाले 3 मापन छड़ें हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई जिसे उपयुक्त में से छड़ को किसी भी छड़ का प्रयोग करके पूर्ण रूप से मापा जा सके। अगर न्यूनतम लंबाई पूछे, न्यूनतम लंबाई, तो हम लोग क्या निकालेंगे, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और अधिकतम लंबाई अगर पूछें तो हमें क्या निकालना होगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। न्यूनतम लंबाई निकालना होगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे LCM, और अधिकतम लंबाई निकाला जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे। तो हमें न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब 64, 80
और 96 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा। एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर ऑप्शन में देखें तो 96 हो नहीं सकता है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, अगर हम 8 से इसको लगाएंगे तो ये 8 बार में, और ये 10 बार में, फिर ये 12 बार में। फिर अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 से ये 2 बार में, ये सब कट गए। 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 3 बार में। ये 10 को 2 काट रहा है तो इस 2 को हम हटा देंगे, ठीक है। अब कोई किसी को नहीं काट रहा है तो जो इसका एलसीएम होगा 8 चौका 32 तिया 96 गुने 10 यानी 960 इसका एलसीएम आएगा। अगर 960 वो भी क्या सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 960 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सब मीटर में है तो इसका मतलब 9.60 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अगर 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 9.60 मीटर इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हो, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या जितना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। यानी एक पंक्ति में अगर पेड़ों की संख्या x है तो कितना पेड़ होना चाहिए, x पंक्ति भी होना चाहिए, यानी पंक्ति की संख्या भी x और पेड़ों की संख्या भी x होना चाहिए एक पंक्ति में। तो टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, x गुने या x यानी x स्क्वायर, और टोटल पेड़ है कितना 17,956 है, 17,956 दिया गया है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितना होगी, यानी x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17,956 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 17,956 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और 17,956 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो आंसर होगा 134 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। यानी अगर एक चीज़ में A% का वृद्धि हो और दूसरा चीज़ में B% का कमी हो, A या B% ले लेते हैं, B% का कमी हो, तो जो इसका इफेक्टिव कमी होगा, इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा +A -B, और यहाँ पे जो साइन आएगा इस दोनों का मल्टीपल यानी प्लस गुने माइनस माइनस A गुने B/100, ठीक है। तो कर में 20% वृद्धि होता है और खपत में 20% कमी होता है, यानी +20, खपत में 20% कमी तो -20, और यहाँ पे जो साइन आएगा इस दोनों का मल्टीपल यानी प्लस गुने माइनस माइनस 20 गुने 20/100, तो ये 20 कट जाएगा और ये 00 कटेगा तो -4%। अगर माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब 4% का कमी हो जाएगा, और यही पॉजिटिव आंसर आता तो इसका मतलब ये होता है कि 4% का वृद्धि। अब नेक्स्ट सवाल। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले, विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आ रही एक व्यक्ति को कितना देर में पार करेगी। यानी अगर व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो इसका मतलब रेलगाड़ी केवल और केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई को नगण्य माना जाता है। तो कितना देर में पार करें, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया 270 मीटर, क्योंकि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, और खुद की लंबाई 270 मीटर है, बटा स्पीड इसका रेलगाड़ी का 25 किलोमीटर है और व्यक्ति का 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है तो दोनों का चाल जुटेगा, तो ये 27 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ये मीटर में था और ये किलोमीटर प्रति आवर में आया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट को हमेशा समान रखा जाता है। तो अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये 27 से ये 10 बार में कटेगा और 5 से ये 2 बार में कटेगा, तो यानी 18 दूना 36 सेकेंड इसका समय लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक में 1/5 भाग तेल से भरा हुआ है, उसमें 5 गैलन तेल और मिला दिया जाता है तो टैंक की आधा भाग बिल्कुल खाली रह जाती है। यानी पहले 1/5 था, बाद में जब हम 5 लीटर हम मिला दिए, यानी मान चलिए टोटल टंकी x लीटर का था, x गैलन का, तो पहले 1/5 भरा हुआ था। जब हम इसमें 5 गैलन मिला दिए तब कितना भर गया, ये x का आधा भाग भर गया। आधा भाग खाली है तो आधा भाग भर जाता है, तो ये x इधर आएगा,
सॉरी ये x/5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x/2 माइनस x/5 बराबर 5। ऊपर क्या जाएगा 3x/10 यानी 5 में से 2 गया 3x/10 बराबर 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/3 यानी 16.2/3 गैलन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, जैसे x लीटर का टंकी था 1/5 भाग भरा था तो यानी x का 1/5 इतना भाग भरा था। जब हम 5 गैलन और ऐड कर दिए तब ये आधा भाग भरा रह गया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाले 16.2/3 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर घनाभ के आकार के शीशे से 0.3 सेंटीमीटर व्यास के कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यानी गोली का संख्या, यानी किसी भी चीज़ का संख्या निकालना होगा, गोली का संख्या। तो क्या करना है, पहले बड़ा वाला का आयतन लिख लेना है, यानी जिससे हम लोग बनाएंगे बड़ा वाला आयतन, वो बड़ा वाला का आयतन लिख लेना है बटा एक छोटा वाला का आयतन लिख लेना है, एक छोटा का आयतन। तो हमको किससे बनाना है, ये घनाभ के आकार का वस्तु से बनाना था। तो घनाभ का लंबाई 9, चौड़ाई 11 और ऊंचाई 12, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बट्टा। और 0.3 सेंटीमीटर व्यास वाला हमें छोटी गोली बनाना है। तो गोली का आयतन क्या होता है 4/3। गोली एक गोला का आकार का होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई के बदले हम लोग 22/7 लिख लेते हैं। और r क्यूब, r यानी जो व्यास दिया गया यानी d दिया गया 0.3 दिया गया है, तो जो रेडियस होगा वो 0.3/2 हो जाएगा, यानी 0.3/2 गुने 0.3/2 गुने 0.3/2। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके ये गोली का संख्या निकाल सकते हैं। ये 3 जब हम 0 हटाएंगे तो यानी 1000 ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं, ये 11 से कितना बार में, 2 बार में, और ये दो कैंसिल, और 2 दूना 4 से ये कैंसिल। तो अब क्या बचा, 1 3 से ये 1 3 कैंसिल, और 3 3 9 से ये 9 कैंसिल। तो ये 7 अगर ऊपर जाएगा तो 12 गुने 7 यानी 84 गुने 1000 यानी 84,000। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो कभी भी किसी चीज़ का संख्या निकालना है तो बड़ा वाला का आयतन बटा एक छोटा वाला का आयतन निकाल लेंगे, उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो गोली का संख्या या किसी भी चीज़ का संख्या पूछेगा तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को काटती हैं, दोनों से जुड़ा कुल क्षेत्रफल 28 पाई सेंटीमीटर है, तो दोनों में से उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये रहा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी दोनों का जो रेडियस है वो कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 पाई दिया गया है। टोटल क्षेत्रफल जो दिया गया है, टोटल क्षेत्रफल वो कितना दिया गया है 28 पाई दिया गया है। अब एक चीज़ बताइए, अगर केवल हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे एक वृत्त का, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई गुने 4 का स्क्वायर, यानी 16 पाई होगा। 16 पाई एक का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों सेपरेट रूप से अलग अलग रहता तो दूसरा का भी क्षेत्रफल 16 पाई होता, यानी टोटल मिला के 32 पाई क्षेत्रफल होना चाहिए था। अगर ये दोनों त्रिज्या, ये दोनों वृत्त जो है अलग अलग रहता है तो टोटल 32 पाई क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके कंबाइन होने के कारण 28 पाई ही क्षेत्रफल हो रहा है, तो इसका मतलब जो 4 पाई क्षेत्रफल है वो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए 4 पाई क्षेत्रफल कम आया। तो जो इसका आंसर होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। राजू बिंदु को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए कर देता है, उसे कितने रुपये का नुकसान हो जाता है यदि वह रकम को 4% की दर से 2 ईयर के लिए साधारण ब्याज देता है। तो कहने का मतलब है 4% के दर से 2 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया, अगर 4% की दर से 2 ईयर का साधारण ब्याज देता तो उसको कितना का नुकसान होता है। इसका मतलब इस दोनों में जितना का अंतर आएगा उतना का ही नुकसान होगा। और 2 ईयर में सी आई और एस आई का जो अंतर होता है वो क्या होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, यानी इस 2 ईयर में इस दोनों में
इस दोनों के ब्याज में जितना का अंतर आएगा वही उसका नुकसान होगा। तो 2 ईयर में सी ए और एस आई का अंतर जो होता है वो क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। यानी ये जो सवाल है इनडायरेक्टली रूप से 2 ईयर का सी ए एस आई का अंतर ही पूछ रहा है। तो दो पी कितना दिया गया 1250 और रेडियस कितना है 4 × 4 बटा 100 × 100, यानी 4 से ये 25 बार में कटेगा और 4 से ये भी 25 बार में कटेगा और 25 से ये कितना बार में 50 बार में और 25 से ये 2 बार में, यानी 2 रुपया इस दोनों का अंतर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 रुपया का नुकसान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2 नल ए बी किसी हौज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर देता है, यानी ए जो है उसको 10 मिनट में भरता है और बी जो है उसको 15 मिनट में भर देता है। जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तब हौज भर जाना चाहिए। उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला है, यानी कहने का मतलब है कि जब दोनों नल एक साथ खोल देते हैं तो जब हौज भर जाना चाहिए। इसका मतलब जब दोनों नल एक साथ मिलकर काम करेगा ए प्लस बी, तब कितना देर में हौज भरेगा 10 × 15 बटा 25, 10 + 15 25। डायरेक्ट फार्मूला पे निकाल लेते हैं, यानी 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 6 मिनट में हौज भरता। अगर ए 10 मिनट में काम करता है, बी 15 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर 6 मिनट में हौज को भरता। जब हौज भर जाना चाहिए, यानी 6 मिनट में जब हौज भर जाता, उस समय देखा कि निकास नल भी खुला हुआ था। ठीक है, तो 6 मिनट में ये कितना भाग ये दोनों मिलकर, निकास नल भी खुला हुआ था, वह तुरंत निकास नल को बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर जाता है। तो निकास नल के बंद होने के बाद 4 मिनट में हौज भरता है। तो इसका मतलब ए जो है 4 मिनट में 4/10 भाग भर दिया होगा और बी 4 मिनट में 4/15 भाग भर देगा, यानी टोटल एलसीएम 30 हो गया। यानी 4 10 से 3 बार में 12 और 15 से कितना बार में 2 बार में, यानी 8, यानी 12 × 20/30, यानी 2/3, यानी 2/3 भाग 4 मिनट में भरा। अगला 4 मिनट में 2/3 भाग भरा आया था, यानी 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, लेकिन 6 मिनट नहीं भरा। ये जो 4 मिनट बचा इसमें 2/3 भाग ये दोनों मिलकर भरा, ए प्लस बी मिलकर भरा था। तो इसका मतलब 1/3 भाग ये ए बी सी मिलकर काम किया होगा। ये 1/3 भाग कौन किया होगा, ए बी सी मिलकर काम किया होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ये जो 2/3 भाग काम बाद में किया, तो इसका मतलब यही 2/3 भाग जो खाली करने वाला होगा वो खाली कर दिया होगा, इसीलिए ये 2/3 भाग को ए प्लस बी अगला 4 मिनट में किया। यानी अगर 2/3 भाग को अगर खाली करने वाला नल 6 मिनट में खाली करता है, तो टोटल भाग को कितना देर में खाली करेगा, 2 से 3 बार में, और 3 × 9 मिनट में खाली करेगा। इसको फिर से समझते हैं। जैसे अगर ए 10 मिनट में काम करता है और बी 15 मिनट में भरता है, तो ए प्लस बी मिलकर उसको कितना देर में भरेगा, 10 × 15/20, यानी 6 मिनट में भरेगा। तो 6 मिनट में जब हौज भर जाना चाहिए, लेकिन जब देखा कि 6 मिनट के बाद जब देखा गया तो एक निकास नल भी चालू था, जिसके कारण टंकी नहीं भराया था। और जब निकास नल को बंद कर दिया उसके बाद 4 मिनट के बाद भर गया, तो 4 मिनट में ए 4/10 भाग भरेगा, 4/15 भाग बी भरेगा, तो टोटल मिला के 2/3 भाग 4 मिनट में भरेगा। इसका मतलब निकास वाला जो नल होगा 2/3 भाग खाली कर दिया होगा, इसीलिए उसके लिए हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये जो 2/3 भाग निकास नल खाली किया कितना देर में किया, 6 मिनट में खाली किया 2/3 भाग। जब 2/3 भाग 6 मिनट में खाली किया, तो इसका मतलब 2/3 बराबर 6, तो यानी 2 से 3 बार में कटेगा, 3 × 9, यानी 9 मिनट में टोटल भाग को भर देगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपया में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेती है, यानी ये प्रीति 12 दिन में कर लेती है और निर्मला उस काम को 18 दिन में करती है। ठीक है, कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। तो उस धन किए गए कार्य मात्रा के अनुपात में बांटा गया, तो प्रीति का भाग क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है रुपया 2 तरीक़ा से बढ़ता है, एक तो उसके क्षमता के अकॉर्डिंग और उसके काम के भाग के अकॉर्डिंग। तो टोटल काम कितना दिन चला, 4 दिन चला
कमला की सहायता से 4 दिन चला। प्रीति का भाग पूछा है ना, तो 4 दिन में प्रीति कितना भाग कर देगी? 12 दिन में टोटल काम करती है, तो 4 दिन में प्रीति कितना भाग कर देगी? 4/12, यानी 1/3 भाग प्रीति के द्वारा कर दिया जाएगा। 1/3 भाग कौन करेगा? प्रीति। अगर इसी का बात करते हैं, जैसे अगर निर्मला का बात करते हैं, तो निर्मला 18 दिन में टोटल काम करती है, तो 4 दिन में 4/18 भाग करता। तो प्रीति जब 4 दिन में 1/3 भाग कर दी, तो यानी रुपया कितना था टोटल? 1800। तो 1800 का 1/3 भाग ही रुपया मिलेगा, यानी जितना भाग काम करेगी उतना भाग रुपया मिलेगा। तो 1800 का 1/3 भाग कितना होता है? 600, यानी प्रीति को कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हमें और कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं था, केवल प्रीति का भाग निकाल लेंगे और रुपया का उतना भाग प्रीति को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे 45 औरत 48 दिन की मजदूरी 15,225 रुपये है, कितने पुरुष को 5750 रुपये प्राप्त होगा यदि 16 दिनों तक कार्य करना चाहिए, जबकि एक पुरुष के 1 दिन की मजदूरी एक औरत के 1 दिन की मजदूरी का 2 गुना है। तो हम लोग इसको M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2 के फार्मूला पे भी बना सकते हैं। तो कितना औरत है? 45 वोमेन है, और कितना दिन? 48 दिन लेता है, और कितना जो भी आउटपुट होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 15,525 मेरा आउटपुट है, तो ये 15,525 रुपया नीचे लिखेंगे बराबर M2 कितना हो जाएगा? बोला कितने पुरुष, तो हम मान लेते हैं कि X मेल, ठीक है। 5750 रुपया, तो 5750 को नीचे लिखेंगे, जो भी आउटपुट आएगा वो नीचे लिखेंगे, और 16 दिन यानी 16 को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से हमें ये X का वैल्यू निकालना था। और एक और चीज़ दिया गया कि एक पुरुष के 1 दिन का मजदूरी एक औरत के 1 दिन का मजदूरी का 2 गुना है। इसका मतलब एक मेल जो है वो किसके बराबर है? 2 फीमेल के बराबर है। एक मेल किसके बराबर है? 2 फीमेल के बराबर है। तो हम यहाँ से फीमेल, या जैसे यहाँ पे वोमेन का चर्चा किया तो यहाँ पे वोमेन लिख देते हैं, ताकि सेम चीज़ रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी एक मेल जो है 2 वोमेन के बराबर है। तो हम यूनिट समान कर लेते हैं, यहाँ पे मेन है और यहाँ पे वोमेन है, तो दोनों को हम लोग एक में बदल देते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? वोमेन में ही बदल देते हैं। तो यानी 45 वोमेन गुने 48 बटा 15,525 गुने X मेल है ना, तो एक मेल बराबर 2 वोमेन, तो X मेल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2X वोमेन गुने 16 बट्टा 5,750, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके हम X का वैल्यू निकाल देंगे। ये वोमेन से वोमेन कट जाएगा, और 16 से ये 3 बार में, और ये फिर अगर हम 575 से देखें तो 5 × 15 7 × 21 22, फिर ये 9 से 5 बार में, फिर ये 9 से कितना बार में? 9 × 1 = 9, फिर 9 × 7 = 63, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 1725 बार में। और फिर ये 575 से अगर हम ये 10 बार में, और ये 575 से 3 बार में, ठीक है। और ये 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से ये कितना बार में? 5 बार में। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 मेल, यानी इसका जो आंसर होगा वो 25 मेल। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। एक शंकु और एक गोलार्ध और एक बेलन, एक समान आधार और उसकी ऊंचाई भी समान है। एक शंकु है और एक गोलार्ध है, अर्धगोला, एक गोलार्ध है और एक बेलन है। ये तीनों का त्रिज्या भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है। तो इसका त्रिज्या R, तो इसका भी त्रिज्या R और इसका भी त्रिज्या R हो जाएगा। अगर ऊंचाई का बात करें तो बेलन का जो अर्धगोला का जो ऊंचाई होगा उसके त्रिज्या के बराबर ही होगा। जैसे ये अर्धगोला है तो अर्धगोला के लिए ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या होगा। इन अर्धगोला का जो ऊंचाई होगा वो उसके त्रिज्या के बराबर ही होगा। यानी इसका जो त्रिज्या होगा वही इसका ऊंचाई होगा, और त्रिज्या R है तो इसका ऊंचाई R। और जब इसका ऊंचाई R आ गया तो बाकी सबका भी ऊंचाई R आ गया, क्योंकि तीनों का जो ऊंचाई है वो बराबर था। तो अब इसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R² और H के बदले में भी R,
और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, एच के बदले में भी आर। तो यहाँ से हम पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। यहाँ से हम अगर हम 3 एलसीएम लेंगे तो 1:2:3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30 और 10% की छूट का अंतर कितना होगा। यानी आपको एक जगह 40% का छूट मिले, दूसरा जगह 30% और 10% का दो छूट मिले, तो कौन इस दोनों के छूट में कितना का अंतर होगा। तो इस दोनों छूट का इफेक्टिव छूट क्या निकलेगा। हम लोग दो छूट का एक छूट क्या होता है, a + b - ab/100। दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट क्या होता है, a + b - ab/100, यानी 30 + 10 - 30 × 10/100, यानी डबल कट गया। 30 10 40 में से 3 गया 37%। कहने का मतलब ये अगर 30% और 10% का दो छूट मिलेगा तो वास्तव में वो कितना छूट दे रहा है, 37%। तो कितना का अंतर आ रहा है दोनों में, 3% का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब 1000 का 3% कितना होता है, 30। तो यानी दोनों का जो अंतर आएगा वो 30 रुपये का हो जाएगा, 30 रुपये का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। PQR का वेतन का अनुपात 3 4 5 है, यानी P का वेतन 3, Q का वेतन 4 और R का वेतन 5। PQR और 10%, 15% और 20% वृद्धि करता है। अगर हम 10% वृद्धि करेंगे तो 110% आ जाएगा अनुपात। अगर हम 15% वृद्धि करेंगे तो 115% आ जाएगा अनुपात। परसेंट ही रहने देते हैं हर जगह। और 20% वृद्धि करेंगे तो 120% आ जाएगा। तो अब अनुपात क्या होगा, यानी वृद्धि के बाद अनुपात क्या होगा। तो हर जगह से परसेंट हट जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और फिर 5 से ये 22 बार में, 5 से ये 23 बार में, 5 से ये 24 बार में, और नहीं कट पाएगा, यानी 22 × 66 अनुपात 2 से फिर कट जाएगा। 2 से ये 11 बार में, यहाँ पे 22 था, 2 से ये 11 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से ये 12 बार में। तो यानी 11 × 3 33 आ जाएगा यहाँ पे, और 23 × 2 46 आ जाएगा। 33 अनुपात 46, 12 × 5 यानी 60 आ जाएगा। 33 46 60 ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि a + b और अनुपात a - b कितने दिया गया, 5:3 दिया गया। यानी इसका मतलब a + b अगर अनुपात में 5 है तो a - b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2a = 8, तो a बराबर कितना आ गया, 4। जब a बराबर 4 आ गया तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, यानी b बराबर 1 आ जाएगा। तो ab का जो मान आ गया वो 4:1 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, a² + b² अनुपात a² - b²। यानी 4 का स्क्वायर 16 + 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 4 का स्क्वायर 16 - 1 का स्क्वायर 1, यानी 16 1 17 अनुपात 16 में से गया 15, यानी इसका जो आंसर होगा 17:15 हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके और भी दोस्तों को जोड़िएगा। और अगर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।